अस्सलाम वालेकुम। काव्य भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त, जिसके कवि है। कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। उनका व्यवसाय कवि, राजनेता, नाटककार और अनुवादक के रूप में वो जाने जाते हैं। उनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा चिरगांव में और मिडिल मैकडोनल्ड हाई स्कूल में हुआ था। उन्होंने पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना आदि जैसी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं की है और इसी वजह से उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। तो इस काव्य में कवि ने भारत का महत्व और कितना प्राचीन देश है वो अलग अलग रूप से बताया है। तो पहली 4 पंक्तियां हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर कहते हैं कि इस पूरे भूलोक का गौरव, भूलोक यानी इस पृथ्वी का गौरव, अभिमान कौन है, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, कि जहाँ प्रकृति ने यहाँ पे पवित्र, पुण्य यानी पवित्र लीला स्थल, जहाँ पे लीलाएं हुई है भगवान की और सबसे ज़्यादा प्रकृति खिली है, ऐसा स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरि हिमालय, जहाँ पे पूरा विस्तृत रूप से हिमालय पर्वत गिरा फैला हुआ है और जहाँ पे क्या है, गंगा जल है, जिस देश के अंदर गंगा बहती है। और संपूर्ण देशों से यानी सभी देशों में सबसे अधिक किस देश का विकास हुआ था, है ना। एक समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। क्यों? तो इसका जवाब यहाँ है, उसका कि जो ऋषि भूमि है। किसका सबसे ज़्यादा उत्कर्ष हुआ है, तो जो ऋषियों ने यहाँ पे जन्म लिया है, जिसने तपोवन अपनी तपोभूमि बनाई है, वह कौन, ऐसा देश कौन है, तो वो एकमात्र भारत देश है। दूसरी पंक्तियों में 4 में कहा गया है कि हाँ, रुद्र भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यही विस्तार। तो यहाँ भारत देश की प्राचीनता की बात करी जाए, कितना पुराना देश है, कि हाँ, वृद्ध भारत, क्या कहा है, वृद्ध यानी यहाँ पे बहुत ही पुराना, संसार का सिरमौर है, सिरमौर यानी श्रेष्ठ, इस दुनिया के अंदर भारत ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश है और ऐसा पुरातन प्राचीन देश कोई विश्व में और नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यानी भगवान ने इसी संसार की सारी वैभव
कहाँ पे दिया है? इस भारतवर्ष में दिया है। अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में हर एक प्रकार की अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हमें मिलती हैं। हमारे पास नदियां हैं, उच्च प्रदेश है, पर्वत है, दरिया है, रेगिस्तान है, जंगल है। तो इस तरह ये सबसे बड़े भंडार जो है वो इस देश के अंदर। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, और भगवान ने, विधि जिसने इस दुनिया को बनाया, उसने सबसे पहले इंसान को यहीं पैदा किया। और ये हिंदू धर्म के अनुसार जो मनु का जन्म हुआ, जिसमें से मानव की सृष्टि हुई, वो इस देश में ही हुई थी। आगे की 4 लाइन है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। और ये कैसी भूमि है? पुण्य यानी पवित्र भूमि है, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। और इस देश की खासियत रही है कि इस देश के अंदर अलग अलग विद्याएं, अलग अलग कलाएं, कौशलों ने इस देश में जन्म लिया। 64 कलाएं है ना हमारे देश के अंदर मानी जाती है, और ये 64 कलाएं, अलग अलग राग, गणित, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे कई जानने और मानने वाले आचार्य यहीं पैदा हुए थे। तो इसलिए इस देश को महान कहा जाता है। आगे की लाइन में आज की वर्तमान स्थिति को बताया गया है कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। तो जिस देश का इतना सुवर्ण इतिहास हो, तो उसकी संतानें, उसकी नस्ल आज क्यों अधोगति में यानी अवगति में पड़ी हुई है? क्यों आज हमारा देश और विश्व देशों के अंदर कमज़ोर है? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे मैथिली ग्रुप ने इस चीज़ को ही बताया कि दुनिया की जो महासत्ता है उसमें हमारा स्थान क्यों नहीं है। आगे कहते हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है पड़े। लेकिन अगर देश का हर एक नागरिक ठान ले तो उस महानता के चिन्ह, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति जो पूरे विश्व के अंदर प्राचीन मानी जाती है, उसके बहुत सारे निशान कि वो कितनी श्रेष्ठ थी, वो आज भी है। और उस चिन्हों से हमें गौरव प्राप्त करके वापस पूरे विश्व फलक पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कवि का प्रयोजन मुख्य यही है कि हम आगे बढ़े। जिस तरह प्राचीन समय में हमारा देश विश्व गुरु माना जाता था, उसी तरह आज भी हम इस नए ज़माने के साथ ताल से ताल मिलाकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश को वापस विश्व गुरु बनाने का जो स्वप्न है वो हम पूर्ण कर सकते हैं। आगे कहा गया है 4 लाइन में, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। कवि यहाँ पे कहते हैं कि वे वही आर्य हैं, और आज भी वही आर्य की हम संतान हैं जो एक समय पे खुद के लिए नहीं जीते थे। आज हम देखते हैं कि आज देश के जो लोग हैं वो स्वार्थी हो चुके हैं, वो अपना ही सोचते हैं, देश के बारे में नहीं सोच रहे। सच्चा राष्ट्र प्रेम जो होना चाहिए वो हमें दिख नहीं रहा। वे स्वार्थरत हो, मोह की मदिरा कभी पीते न थे। आगे लाइन में कहते हैं वो कि पहले के जो आर्य थे, पहले के जो इस देश में बसने वाले लोग थे, वो कभी स्वार्थ की खातिर अपने पर्सनल कार्य के लिए मोह की मदिरा, कोई लोभ लालच में वो फंसते नहीं थे। मदिरा यानी यहाँ पे शराब, दारू। तो मोह की मदिरा यानी अपने लाभ के लिए, लालच के नाम की रुकी, वो कभी शराब नहीं पीते थे, क्योंकि शराब पीने से इंसान क्या हो जाता है? मदमस्त बन जाता है। और
उसे कोई होश नहीं रहता है। तो वो समय के जो आर्य थे वो कभी स्वार्थ में अपना जीवन नहीं गुजारते, वो हमेशा परोपकारी रहते थे। देश की सेवा, लोगों की सेवा, राष्ट्र प्रेम के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, है ना, कि भाई दुनिया के अंदर जो अच्छे काम हैं, भलाई के काम हैं, उसके लिए वो जन्म लेते थे, उसके लिए पूरा जीवन गुजार देते थे, भलाई के लिए। निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते थे सब कभी, और वो कभी निष्क्रिय बनकर कभी अपने जीवन वो गुजारते नहीं थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इतनी खराब राजनीति चल रही है, इतना भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी, और उसमें हर एक व्यक्ति का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो हमें हमारे देश के अतीत में से सीखकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करने चाहिए, तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो इस कार्य को हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। अस्तु।